Hello everyone, welcome back and thank you for your support. In today's lecture, we will study about the digital computer. ये टॉपिक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये टॉपिक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कि इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है. इनपुट यूनिट मीन्स कीबोर्ड एंड माउस. इसके बाद इसको ये प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं. एंड देन ये हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है यूजिंग आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट मीन्स monitor and printer. So let's define digital computer. Digital computer is an electronics device which takes input data from input unit, process it according to the set of instructions called program and produce the output using output unit. It means हमारा कंप्यूटर इनपुट को इनपुट यूनिट के थ्रू लेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा यूजिंग आउटपुट यूनिट. हमारा डिजिटल कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 को ही अंडरस्टैंड करता है. इसका रीज़न ये है हमारी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है वो रजिस्टर में स्टोर होती है और रजिस्टर के अंदर हमारा पावर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है. अगर पावर ऑन है तो डेटा हमारी 1 स्टोर होती है, अगर पावर ऑफ है तो डेटा हमारी 0 स्टोर होती है. इसलिए हमारा कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 ही डेटा स्टोर कर सकता है और उसी फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करेंगे या तो ऑन फॉर्म में या फिर ऑफ फॉर्म में. इसलिए हमारा कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. हमारा कंप्यूटर 0 एंड 1 केवल समझता है, इसीलिए हम इसको डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और फंक्शनल डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. तो देखिए सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर होगी, देन सीपीयू के अंदर जाके ये डेटा हमारी प्रोसेस होगी एंड आउटपुट यूनिट के थ्रू ये हमारा आउटपुट शो करके आ जाएगा. तो हमारे सीपीयू के फर्दर हमारे पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है एक्यूमुलेटर, तीसरा है GPR एंड फोर्थ वन इज द कंट्रोल यूनिट. इसके अलावा हमारे एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का जिसको हम मेमोरी बोलते हैं. मेमोरी को फर्दर 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की तो हमारे कंप्यूटर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सेकेंड वन इज द CPU एंड थर्ड वन इज द मेमोरी. तो एक बार हम फंक्शनल डायग्राम को फिर से देख लेते हैं. इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा CPU के पास जाएगी, देन CPU इसको प्रोसेस करेगा एंड देन आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा. तो चलिए अब एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं. ये हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर हमारे यूज होंगे. CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU means arithmetic and logic unit, GPR means general purpose register and CU means control unit. Now next topic is parts of digital computer. There are basically 3 parts of digital computer. First one is the input and output unit, second one is the CPU or central processing unit and third one is the memory or auxiliary memory. तो अब एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से. फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट को देख लेते हैं. इनपुट यूनिट हमारे फंक्शनल डायग्राम में डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए यूज होता है. हम रियल वर्ल्ड डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए इनपुट यूनिट का यूज करते हैं. हमारा इनपुट डिवाइस जो होता है वो ह्यूमन डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि डिजिटल कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर सके. इट मीन्स उसको 0 एंड 1 फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है. तो यहाँ पे हम डेटा को
इंटरनेट के थ्रू भी कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं, किसी डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है लैन के थ्रू तो वहां भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं। Example of input unit. These are some important example of input unit. First one is the keyboard, second one is the mouse, third one is the barcode reader, fourth one is the scanner, and fifth one is the mic. Second one is the output unit. Output unit is used to represent information processed by digital computer. It means जब हमारा CPU टास्क को परफॉर्म कर देगा तो आउटपुट को शो कराने के लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल है हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। प्रिंटर हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ड्रम प्रिंटर हो सकता है, लेज़र प्रिंटर हो सकता है, इंकजेट प्रिंटर हो सकता है। मॉनिटर पहले हम लोग केवल CRT यूज करते थे, अब हम लोग TFT, LED, LCD, प्लाज्मा यूज करते हैं एज अ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लॉटर एंड प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है वो स्मॉल साइज के पेपर्स को प्रिंट लेने के लिए या फिर आउटपुट को शो करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक A4 साइज के पेपर को। बट जो प्लॉटर होता है वो लार्ज डेटा शीट या मैप को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, लाइक A1, A2, A3 शीट। Second part is CPU or central processing unit. This is also called brain of computer, where all kinds of processing is done. Using input unit, we input the data in our computer, then CPU process it according to the set of instructions called program, and after that our task will perform. So हमारे फर्दर CPU के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे ALU, एक्यूमुलेटर, GPR एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो एक एक को हम डिटेल में अब हम पढ़ते हैं। First one is the ALU or arithmetic and logic unit. ALU is responsible for 2 operations. First one is the arithmetic operation and second one is the logical operations. तो सबसे पहले हम arithmetic operation देख लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड, ये सारे हमारे ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इसको हमारा ALU ही परफॉर्म करता है। एंड दूसरे टाइप के जो ऑपरेशन हैं वो है हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, नॉर एंड नैंड। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ये आउटपुट को हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में ही रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट जो भी अभी हमने ऑपरेटर देखा उसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड मतलब होता है इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर दोनों इनपुट हमारे 1 हैं तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और मीन्स एडिशन। इफ बोथ बिट्स आर 0 देन रिजल्ट इज 0, अदरवाइज रिजल्ट इज 1। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए या फिर डेटा को इन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर इसमें वैल्यू हमारी 1 है तो 0 हो जाएगी, और अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नैंड ऑपरेटर। अगर हमारे दोनों इनपुट 1 हैं तो आंसर इसका 0 आएगा, अदरवाइज आंसर 1 आएगा। नैंड गेट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट के आउटपुट का होता है। नेक्स्ट वन इज द नॉर ऑपरेटर। इसमें अगर दोनों इनपुट हमारे 0 हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। ये हमारा और ऑपरेटर के रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर एंड GPR। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर, इट इज अ रजिस्टर विच कंटेन द इनिशियल वैल्यू एंड द रिजल्ट ऑफ an arithmetic and logical operators. And GPR, it stands for general purpose register. They are used for temporary storage of data and intermediate results during execution of program.
इट मीन्स एक्यूमुलेटर हमारा इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू को स्टोर कराएगा, लेकिन जीपीआर हमारा अगर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में कोई टेम्प्रोरी या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट हमारा आया है तो इसको स्टोर कराने के लिए हम जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज लिया है ए बी सी और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 4। एक और वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन गिवन है d इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले ये हमारे ए बी सी की जो इनिशियल वैल्यू हैं ये हमारी एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। देन हमने यहाँ पे a की वैल्यू को 5 से, b की वैल्यू को 6 से एंड c की वैल्यू को 4 से रिप्लेस कर दिया। अब सबसे पहले हमारा जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर एक एक ऑपरेशन को एट अ टाइम परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 प्लस 6 की वैल्यू को ये हमारा ऐड करेगा। तो ये वैल्यू जब ऐड होगी तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 एंड 6 की वैल्यू जब ऐड हुई तो इसका आंसर 10 आया। ये हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी वो जीपीआर के अंदर स्टोर होगी, जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट या फिर टेम्प्रोरी हमारा यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम 10 की वैल्यू को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये हमारा जो 6 आया ये अब वैल्यू डी के अंदर स्टोर हो जाएगी और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो जब फाइनल रिजल्ट हमारा स्टोर होगा डी में तो ये हमारी वैल्यू एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो देखिए 5, 6, 4 एंड हमारी डी की वैल्यू जो थी वो हमारी स्टोर होगी एक्यूमुलेटर के अंदर, क्योंकि ये हमारे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थे। लेकिन जो हमारी 10 थी वो हमारी इंटरमीडिएट या फिर टेम्प्रोरी हमारी वैल्यू आई थी, इसको हम जीपीआर या जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो हमारा जीपीआर के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, हमारी जो इनिशियल एंड फाइनल रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है और जो इंटरमीडिएट वैल्यू या फिर टेम्प्रोरी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा जीपीआर यानी जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑल ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। It is mainly used for generating the electronic control signals for synchronization of various operations like memory read, memory write, input output read, input output write, execution of instructions and synchronization of all tasks are performed by control signals generated by control unit. It means control unit controls all the operation of computer. जैसे कि अगर हम सिग्नल पे जाते हैं तो अगर हमारी लाइट रेड है तो हमको ये पता चल जाता है कि अभी हमको वेट करना है, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो हमको ये पता चल जाता है कि अब हम जा सकते हैं। सेम वैसे ही हमारे कंट्रोल यूनिट से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल्स निकलते हैं और हर सिग्नल अलग अलग टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड पार्ट इज मेमोरी। मेमोरी इज नोन बाय द टर्म स्टोरेज और इसका फंक्शन ये होता है कि कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। हमारा मेमोरी फर्दर 2 भाग में कैटेगराइज है। पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एंड दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर एंड इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद CPU। अगर देखिए अगर कोई भी डेटा हमको प्रोसेसर के पास सेंड करनी है तो सबसे पहले वो डेटा मेन मेमोरी के पास जाएगी, देन वो प्रोसेसर के पास जाएगा। सपोज करिए अगर कोई डेटा हमको सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर के पास सेंड करना है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा सबसे पहले मेन मेमोरी में जाएगी एंड देन मेन मेमोरी इसको प्रोसेसर के पास पहुंचाएगा या सेंड करेगा। तो मेन मेमोरी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे प्रोसेसर से होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे प्रोसेसर से नहीं होता है। इसलिए मेन मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है
एंड जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो स्लो होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे प्रोसेसर से नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो दो भाग में फिर से कैटेगराइज है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट स्टोरेज। तो पहला हमारा पार्ट होता है रैम एंड दूसरा हमारा होता है रोम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मीन्स हमारे इसके अंदर डेटा टेम्पोरली स्टोर होती है। इट मीन्स जैसे ही हमारी पावर सप्लाई ऑफ होगी, सारी डेटा जो भी हमारी स्टोर होगी रैम के अंदर वो वॉस्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम रीड एज वेल एज राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। रैम को फर्दर दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में। सेकेंड है हमारा रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इट मीन्स इसमें जो डेटा हमारी रखी हुई रहती है वो चाहे पावर सप्लाई ऑन हो या ऑफ हो, वो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी, इसीलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इस पे हम केवल और केवल रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा फर्दर तीन भाग में कैटेगराइज है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड डबल ईपी रोम इट मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट होता है मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, और इसका हम यूज इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेने के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स अगर फ्यूचर में किसी फाइल की या डेटा की हमको ज़रूरत है तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा स्लो होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी, पहले ही हमने बताया था, क्योंकि इसका डायरेक्टली इंटरेक्शन हमारे सीपीयू से नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी की साइज लार्जर होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। इसके एग्जाम्पल हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दोनों हमारे प्लास्टिक कोटेड डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। Next one is the cache memory. Cache memory is a special type of memory which is used to enhance the performance of CPU system. यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी से डेटा प्रोसेसर के पास सेंड किया जाता है, लेकिन हमारे प्रोसेसर की स्पीड जो होती है काफ़ी फास्ट होती है कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। तो यहाँ पे हम बीच में एक नई मेमोरी ऐड कर देते हैं, कैश मेमोरी। अब होगा क्या, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हमारी डेटा होगी वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी हमको ज़रूरत होगी उस डेटा की तो हम उसको मेन मेमोरी से नहीं कॉल करेंगे, हम उसको डायरेक्टली कैश मेमोरी से प्रोसेसर के पास सेंड कर देंगे। तो कैश मेमोरी हमारे सीपीयू के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी हायरार्की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत टाइप के मेमोरी पाए जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इन सारे मेमोरी का हमने कलेक्शन कर लिया है, तो ये हमारा मेमोरी हायरार्की कहलाया। और कौन सी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इसको हम एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमने फिगर ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कॉस्ट की तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। इट मीन्स सबसे जो कॉस्टली होगा वो हमारा रजिस्टर होगा, इससे थोड़े कम कॉस्ट का हमारा कैश मेमोरी होगा, देन उससे कम कॉस्ट का मेन मेमोरी होगा, देन उससे कम कॉस्ट का हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा। अगर हम बात करें साइज की तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी साइज जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो साइज हमारी इंक्रीज होगी। यानी सबसे बड़ी साइज सेकेंडरी मेमोरी की होगी, उसके बाद उससे कम मेन मेमोरी की, उससे कम कैश मेमोरी की एंड उससे कम हमारे रजिस्टर की होगी।
अगर हम बात करें स्पीड की तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा। इट मीन्स सबसे फास्ट हमारा रजिस्टर होगा, सबसे स्लो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा, उससे फास्ट हमारा मेन मेमोरी होगा, उससे फास्ट हमारा कैश मेमोरी होगा और सबसे फास्ट हमारा रजिस्टर होगा। तो ये हमारा मेमोरी हायरार्की हो गया। एंड लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है। दूसरा, इसके पास ह्यूमन जैसी फीलिंग एंड आईक्यू नहीं होता है। थर्ड वन इज इट प्रोड्यूस द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आउटपुट। एंड फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टाइम को सेव करता है और हमारे टास्क को इजी बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक हमारे हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में एंड डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स जो हमारे सी लैंग्वेज में यूज होते हैं लूप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।